हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से लेके एग्जाम्पल नंबर 12 तक के एग्जाम्पल्स। 12 एग्जाम्पल यहाँ तक हैं। उसके बाद सेमी मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन स्टार्ट होती है, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेट्रिक स्पेस हम पढ़ रहे हैं, एक बार मेन रिवीजन ले लेते हैं। वो चार प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो डी एक्स वाई है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। डी एक्स वाई जीरो के इक्वल हो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स हो और डी एक्स वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाला हमारा फंक्शन डी, जो कि हमने x क्रॉस x से r पे डिफाइन किया होता है, उसको हम बोलते हैं मेट्रिक। और जो ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाती है इस नॉन एम्प्टी सेट की, उस मेट्रिक के साथ, इस पेयर को हम बोलते हैं मेट्रिक स्पेस। देखिए जी, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। इसने दिए आपको मेट्रिक स्पेसेस x1 d1, x2 d2, xn dn, यानी फिफ्थ एग्जाम्पल तक हमने अलग अलग इसने मेट्रिक डिफाइन किए हुए थे और अलग अलग फंक्शन डिफाइन किए हुए थे, हमने उनको मेट्रिक प्रूव किया है। अब इन्होंने सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्या किया, इन्होंने दे दिया कि ये मेट्रिक स्पेसेस है आपके पास एंड लेट x इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस n नॉन एम्प्टी सेट्स। यानी जो n नॉन एम्प्टी सेट्स है ना, इनकी प्रोडक्ट करके इन्होंने एक नॉन एम्प्टी सेट x बना दिया। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है सारे एक्स आई की, ठीक है, दिख ही रहा है हमें, प्रोडक्ट है सबकी। अगर हम डिफाइन करते हैं फॉर ईच पेयर ऑफ फंक्शंस ऑफ एक्स द फंक्शन डी, डी किस टाइप से डिफाइन करते हो कि डी एक्स वाई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डी एक्स वाई क्या होगा, डी आई एक्स आई वाई आई, यानी एन के एन है ना, यानी d1 x1 y1, d2 x2 y2, d3 x3 y3, d4 x4 y4 एंड सो ऑन dn xn yn। इन सब में से जो मैक्सिमम होगा वो होगी डी एक्स वाई की वैल्यू। यानी हमें सेट दिया है इन n के n सेट्स की मल्टीप्लिकेशन और d इन्होंने डिफाइन किया है इस टाइप से। देखो देखने में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा टफ हो, बट इट्स नॉट टफ, बिल्कुल इजी है। इजी क्यों है, क्योंकि इन्होंने ये जो सारे के सारे हैं ना, ये पहले ही मेट्रिक स्पेस दे दिए। तो इन चीज़ों का यूज़ करके अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये भी मेट्रिक होगा। देखो पहली चीज़ सब भूल जाओ, बस सबसे पहले ये याद रखो हर पॉइंट के अंदर कि आपको प्रूव क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट में हमें ये प्रूव करना है कि जो डी एक्स वाई है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, डी एक्स वाई क्या है, इन सब का मैक्सिमम है। और डी ये है क्या, सारे के सारे मेट्रिक है। d1 है वो भी मेट्रिक है, d2 है वो भी मेट्रिक है, d3 है वो भी मेट्रिक है और dn है वो भी मेट्रिक है। तो जब ये सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैं, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ मेट्रिक से इन्होंने दिए हुए हैं ना, ये मेट्रिक है, यानी वो चार की चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है हर कोई, यानी d1 भी, d2 भी एंड सो ऑन dn भी। यानी सारे के सारे डी आई एक्स आई वाई आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे। और डी एक्स वाई क्या है, इन सब का मैक्सिमम। तो वो मैक्सिमम भी तो इनमें से ही कोई होगा ना। जब ये सारे की सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो उनका मैक्सिमम भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। सो एज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई, सो दिस इम्प्लाइज दैट जो इनका मैक्सिमम है, जो कि डी एक्स वाई है, वो भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। बात करते हैं सेकंड की, डी एक्स वाई जीरो कब होगा, इसकी वैल्यू रख दो, यानी इसका मैक्सिमम जीरो कब होगा। यानी देखो नेगेटिव ये हो नहीं सकते। और मैक्सिमम जीरो कब होगा, जब सारे के सारे जीरो हैं। मिनिमम की बात नहीं हो रही है, ये कह रहा है कि कोई वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई सारे डी आई मेट्रिक है ना, और मेट्रिक नॉन नेगेटिव है, सारे नेगेटिव भी नहीं हो सकता और मैक्सिमम जीरो है, तो इसका मतलब हर कोई जीरो है। अब ये हमें पता है डी आई मेट्रिक है। अब हर किसी के लिए हमें पता है कि डी आई एक्स आई वाई आई ये जीरो कब है, इफ एंड ओनली इफ एक्स आई इक्वल टू वाई आई। ठीक है,
दिस इम्प्लाइज दैट एक्स आई इक्वल टू वाई आई फॉर ऑल आई, यानी हर किसी आई के लिए एक्स आई और वाई आई इक्वल है, तो एक्स और वाई भी तो इक्वल हो गए ना, क्योंकि देखो एक्स एक्स क्या है, एक्स वन एक्स टू से लेके एक्स एन तक, वाई क्या है, वाई वन वाई टू से लेके वाई एन तक। आप कर रहे हो हर कोई एक्स आई वाई आई के इक्वल है, यानी जब आई को आप वन लोगे यानी एक्स वन वाई वन के इक्वल है, आई को टू लोगे यानी एक्स टू वाई टू के इक्वल है, एंड सो ऑन एक्स एन वाई एन के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल एक्स जो है वो वाई के इक्वल हो गया, यानी दिस इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, ये और भी इजी है। अब आपको पता है डी आई मेट्रिक है, तो डी आई के लिए एक्स आई वाई आई और वाई आई एक्स आई दोनों सेम ही होंगे। अगर ये सेम है तो इनके मैक्सिमम भी सेम होंगे। इनका मैक्सिमम क्या है, डी एक्स वाई, इन सब का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डी वाई एक्स। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में हम कैसे प्रूव करेंगे, आपने ध्यान दिया हो जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, वो हमने किस टाइप से प्रूव किया था। देखो हमने फोर्थ पार्ट में ये प्रूव करना है ना कि जो डी एक्स वाई है दिस इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, यानी हमें ये प्रूव करना है कि जो ये मैक्सिमम है, यानी इसकी जस्ट मैंने वैल्यू रख दी, डी एक्स वाई क्या था, इसके इक्वल था ना, यानी हमें ये प्रूव करना है दिस इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अब एक बात बताओ, आपको ये प्रूव करना है कि इन सब का मैक्सिमम जो है वो इनके सम से छोटा है या फिर इक्वल है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि सारी की सारी वैल्यूज d1 ले लो, d2 ले लो, एंड सो ऑन dn ले लो, सारी की सारी इनके सम से लेस देन इक्वल टू है, तो ऑब्वियसली इनका मैक्सिमम भी इससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। यानी मैक्सिमम के बजाय ये प्रूव कर दो ना कि डी आई एक्स आई वाई आई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर ऑल आई, तो हमारा काम हो जाएगा। अब पहले इनकी वैल्यूज निकालते हैं। डी एक्स जेड क्या है, मैक्सिमम ऑफ इन सब का, और डी जेड वाई क्या है, इनका मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ही, हमने मान लिया डी जे एक्स जे जेड जे ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी डी एक्स जेड इक्वल टू दिस, एंड डी जेड वाई यहाँ पे कोई के मान लिया, ये इसके इक्वल है, यानी डी एक्स जेड इसके इक्वल है और डी जेड वाई इसके इक्वल है। अब ये तो समझने वाली बात है ना कि जब ये वैल्यू मैक्सिमम ही है तो ये वाली सारी वैल्यूज इससे लेस देन इक्वल टू होंगी, एंड सिमिलरली ये वाली सारी की सारी वैल्यूज इससे लेस देन इक्वल टू होंगी। अब देखो यहाँ तक हम आ गए हैं। अब आगे इसने ये कहा कि जब डी आई मेट्रिक है तो डी आई एक्स आई वाई आई इज लेस देन इक्वल टू डी आई एक्स आई जेड आई प्लस डी आई जेड आई वाई आई, ये तो होगा ही होगा। अब हमें ये पता है कि ये जो सारे एक्स आई जेड आई है ये किससे लेस हैं, डी जे एक्स जे जेड जे से, और ये वाले किससे हैं, डी के जेड के वाई के से। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस एंड दिस। लेकिन ये क्या था, इन सारों का मैक्सिमम था, और ये क्या था, इन सारों का मैक्सिमम था। यही था ना, आप यहाँ पे आई भी ले सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग से हम आई मानते आ रहे हैं ना। देखो ये जब हमने यहाँ माना था तो ये क्या था, यहाँ पे हमने आई 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 लिया था, इन्होंने यहाँ पे जे 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 ले रखा है। आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो, के चाहे जे और के चाहे जे और के ले लो, आई आई चाहो तो आई की आई ले सकते हो। अब ये क्या था, डी एक्स जेड था, ये क्या था, डी जेड वाई था, यानी डी आई एक्स आई वाई आई लेस देन इक्वल टू हो गया डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। यही तो हमें प्रूव करना था कि जब सारे के सारे ये वाले इनके सम से लेस देन इक्वल टू हैं तो इनका मैक्सिमम भी तो इनसे लेस देन इक्वल टू होगा, और इनका मैक्सिमम है क्या, डी एक्स वाई। सो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो जो ये सेट था इन सब की प्रोडक्ट, और जो डी आपने मेट्रिक डिफाइन किया था, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनी ये क्या बन गया, मेट्रिक स्पेस, और डी क्या बन गया, मेट्रिक। नेक्स्ट बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, देखो बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों को, नाम से ही पता चल रहा है कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होती है। अच्छा सीक्वेंस और सीरीज में तो आपको डिफरेंस पता है ना। सीक्वेंस का मतलब क्या है, आप उसको जब इस टाइप से लिखते हो 1 2 3 4 कोमा इस टाइप से। सीरीज मतलब इनका सम वाली जो होती है वो सीरीज होती है, कोमा वाली होती है वो सीक्वेंस होती है। तो इसने कहा कोई भी सीक्वेंस है वो बाउंडेड कब होगी, अगर मुझे कहीं पे ये जाके रुक जाए, यानी मुझे कोई के नंबर इस टाइप से मिल जाए। देखो किस टाइप से मिल जाए वो के नंबर, कि जो सारी के सारी एक्सन है ना इन सब का मॉडुलस उस के से हमेशा लेस देन इक्वल टू हो।
यानी वो सीक्वेंस कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, बाउंड हो जाए किसी नंबर के से। बिल्कुल ईजी है। यानी इस सीक्वेंस का हर नंबर उस के से क्या हो, छोटा हो। देखो एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या कहता है, एक्स एक सेट है जिसमें सारी बाउंडेड सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। यानी बहुत सारी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं, उन सबका आपने सेट बना लिया एक्स। यानी एक्स में ऐसे सीक्वेंस हैं सच दैट एक्स एन जो है वो लेस देन इक्वल टू के है, यानी बाउंडेड सीक्वेंस है सारी की सारी एक्स के अंदर। डी आपने किस टाइप से डिफाइन किया है कि किन्हीं दो पे लगेगा, ऑब्वियसली इसके दो एलिमेंट्स पे लगता है ना, तो एक्स एन वाई एन पे लगेगा। आंसर क्या आएगा, एक्स एन माइनस वाई एन, इनका मॉडुलस निकाल के और उसका सुप्रीमम। मतलब क्या, मान लो इसमें 10 टर्म्स हैं और इसमें भी 10 हैं, इसमें ले लो 1 2 3 4, इसमें ले लो 2 4 6 इवन ले लो, ठीक है, कुछ भी हो सकती है जस्ट एग्जाम्पल के लिए। आंसर क्या आएगा, हर किसी एक्स एन में से वाई एन माइनस कर दो। जैसे x1 में से y1 माइनस कर दो और मॉडुलस निकाल लो, यानी 1 में से 2 माइनस कर दो। फिर आपने क्या किया, 2 में से 4 माइनस किया, फिर 3 में से 6 माइनस किया, फिर 4 में से 8 माइनस किया एंड सो ऑन। आगे बहुत सारी वैल्यूज, उन सबका सुप्रीमम ले लो, वो आएगी डी की वैल्यू। ये शो करो कि ये मैट्रिक्स स्पेस होगा। देखो बिल्कुल पहली बात, सबसे पहला काम, जैसे सीक्वेंस वाला जो सिस्टम होता है ना, बिल्कुल ईजिली नहीं चल सकते हम, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एक्स्ट्रा भी दिखानी पड़ती हैं। तो अब आपको सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो ये सुप्रीमम है ना, ये एग्जिस्ट तो करता है। यानी ऐसा ना हो कि ये एग्जिस्ट ही ना करता हो और आप उसको मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करने में लगे पड़े हो। तो ये एग्जिस्ट कब करेगा, इसका जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट कब करेगा, अगर वो जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगी। यानी किसी भी, ये क्या है, सेट है ना बहुत सारी वैल्यूज़ का, तो इसका सुप्रीमम कब एग्जिस्ट करेगा, अगर ये जो सारे के सारे टर्म्स हैं कहीं जाके रुक रही हैं, तो वो वैल्यू ही तो सुप्रीमम होती है। यानी इन सब से बड़ी जो वैल्यू है सच दैट उस वैल्यू से इस सेट के सारे एलिमेंट्स छोटे हैं, वही तो सुप्रीमम होता है। और सुप्रीमम कब एग्जिस्ट करता है, जब ये जो सीक्वेंस है ना, ये कहीं जाके रुक रही है, स्टॉप हो रही है, ऐसा नहीं वो इन्फिनिटी तक जा रही है। तो एग्जिस्ट कब करेगा, अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी। और ये सीक्वेंस बाउंडेड कब होती है, अगर इसके जो हर एलिमेंट का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू के हो जाए। यानी एक्स एन माइनस वाई एन का मॉडुलस लेस देन के हो जाए। कैसे होगा, एक्स एन और वाई एन तो बाउंडेड है ना, क्योंकि इसमें से ली है और इसमें बाउंडेड सीक्वेंस ही आ रही है सारी। यानी एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू के वन होगा, वाई एन इज लेस देन इक्वल टू के टू होगा। बात करनी है हमें इसके लिए, एक्स एन माइनस वाई एन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस मॉडुलस ऑफ वाई एन। ये किससे लेस है, के वन से, ये किससे है, के टू से। अब के वन प्लस के टू है क्या, के मान लो, यानी कोई के नंबर हमें मिल गया जिससे इसके सारे के सारी वैल्यूज हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होंगी, तो इनका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। अब हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है। अब दिस इज अ रियल नंबर विच इज नॉन नेगेटिव बाय डेफिनेशन ऑफ डी। देखो डी की डेफिनेशन क्या कहती है आपको, कि बिल्कुल ध्यान से समझना, सुप्रीमम है इन सारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज का। मॉडुलस के अंदर क्या होती है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। क्या कभी नेगेटिव वैल्यू मॉडुलस से बाहर आएगी, -3 है तो मॉडुलस लगाने पे वो 3 बन के बाहर आएगा ना। यानी सारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज का सुप्रीमम भी तो नॉन नेगेटिव होगा। यानी डी एक्स एन वाई एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स एन एंड वाई एन सीक्वेंसेज बिलोंगिंग टू एक्स। सेकेंड क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस 0 कब होगा, इन दो सीक्वेंसेस के बीच का डिस्टेंस 0 कब होगा, इसकी वैल्यू रख दो, जब ये 0 हो। सुप्रीमम ही 0 है, इसका मतलब ये सारी टर्म 0 है, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकती। यानी एक्स एंड वाई एन के इक्वल है। अब हर टर्म दूसरे टर्म की इक्वल है, तो इनकी सीक्वेंस बनाओगे वो भी तो इक्वल होंगी। यानी ये 0 कब है, अगर ये और ये इक्वल है, यही सेकेंड कंडीशन होती है। इफ एंड ओनली इफ लगाना मत भूलना, ये डबल इम्प्लाई वाला साइन है ना, ये होता है इफ एंड ओनली इफ। जरूरी है सेकंड पॉइंट के अंदर इफ एंड ओनली इफ हमेशा लगाना। थर्ड क्या है, एक्स एन वाई एन इक्वल टू वाई एन एक्स एन, बस चेंज कर दो। फोर्थ देखो, एक्स एन माइनस वाई एन क्या होगा, जेड एन ही ऐड कर दो, जेड एन ही सेपरेट कर दो। और फिर आपको पता है पूरे पे मॉडुलस लेस देन इक्वल टू हो जाएगा जब हम मॉडुलस को अलग अलग पे लगाएंगे। अब ये जो टर्म है और इन सब टर्म्स का सुप्रीमम आप लोगे, तो ये हर टर्म इनके सुप्रीमम से तो कम ही आएगी।
सो दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू इन टर्म्स के सुप्रीमम के। ठीक है, अब आप सुप्रीमम भी अलग अलग कर सकते हो, यानी इसका सुप्रीमम प्लस इसका सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम प्लस इसका सुप्रीमम। रीजन क्या है? क्योंकि a प्लस बी का सुप्रीमम इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b, यानी अलग अलग कर लिया लेकिन साइन आएगा लेस देन इक्वल का। ये क्या है? डी एक्स एन जेड एन, ये क्या है? डी जेड एन वाई एन। ठीक है, अब देखो इसने ये कहा कि हर कोई जो टर्म है एक्स एन माइनस वाई एन, ये लेस देन इक्वल टू आ रही है इनके सम के। तो जब हर टर्म इनसे लेस देन इक्वल टू आ रही है तो इनका सुप्रीमम भी तो उससे लेस देन इक्वल टू होगा, और ऐसे ऐसे टर्म्स का सुप्रीमम है क्या? डी एक्स एन वाई एन। सो डी एक्स एन वाई एन इज लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ बोथ टू। ठीक है, सो जी इज अ मेट्रिक, मेट्रिक होगा, और एक्स जी जो ये पेयर बनी क्या बनेगी? मेट्रिक स्पेस। अबव मेट्रिक स्पेस को आप एल इन्फिनिटी से डिनोट करते हो, कहीं भी एल इन्फिनिटी दिख जाए तो उसका मतलब क्या है? सेट बनाओगे बाउंडेड सीक्वेंसेस का रियल नंबर्स की, और मेट्रिक इस टाइप से डिफाइन करोगे, तो ये एल इन्फिनिटी से हम इसको डिनोट करते हैं, एल इन्फिनिटी मेट्रिक स्पेस। देखो एट्थ एग्जाम्पल क्या कहता है, इसमें हमने क्या ली? एलपी एक सेट लिया है रियल सीक्वेंसेस का, इसमें बाउंडेड कुछ नहीं कहा इसने, सिर्फ इतना कहा है रियल सीक्वेंसेस हैं, यानी इसमें जो एलिमेंट्स हैं ना सारे के सारे रियल होंगे। और सच दैट एक दूसरी कंडीशन दे दी कि इन सब एक्शन की पावर पी करो, मान लो इसमें 3 एलिमेंट हैं, तीनों की पावर पी करो और उन सब का फिर समेशन ले लो, एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, वो लेस देन इन्फिनिटी आएगा। ये जस्ट एक कंडीशन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पता क्यों पड़ेगा? क्योंकि एलपी स्पेस के नाम से भी कई बार आ जाता है ये कि डिफाइन एलपी स्पेस एंड प्रूव दैट दिस इज अ मेट्रिक स्पेस, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और डी एक्स वाई इस टाइप से डिफाइन है कि एक्स एन माइनस वाई एन की पावर पी, उनका समेशन और फिर होल पावर 1/p। तो जो एक्स ये सेट है और मेट्रिक फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है, उसको आपको मेट्रिक स्पेस प्रूव करना है। अब यहाँ भी वही बात आती है, जब सीक्वेंस की बात आ गई ना तो हमें ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, कि कहीं हम वैसे उसको मेट्रिक स्पेस प्रूव करने में लगे पड़े हैं और ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, तो वो चीज़ गलत है। तो पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये वेल डिफाइंड है, एग्जिस्ट करती है। देखो वी फर्स्ट प्रूव दैट दिस इज फाइनाइट फॉर एवरी पेयर दिस। सबसे पहले बात ये है क्या? ये चीज़ हमने एज इट इज लिख ली, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगी अगर मैं मॉडुलस अलग अलग पे लगा दूँ, तो ये तो आपको पता है। मिनकॉस की इनक्वलिटी हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में की थी, वो क्या कहती है? ये जो पावर हमने इकट्ठी की है ना, उनको अलग अलग भी आप कर सकते हो, उनका सब प्लस कर दो, लेकिन ये वाली टर्म लेस देन इक्वल टू होगी उन अलग अलग के सम के। अब ये क्या है? पावर 1/p है, यहाँ पे भी इसकी पावर 1/p है। अब नेक्स्ट स्टेप पे इसने क्या किया? ये टर्म्स थी के तक, 1 to k 1 to k, अब 1 to इन्फिनिटी करोगे तो ऑब्वियसली ये वाली छोटी होगी, ये वाली बड़ी होगी ना। सो दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस, इक्वल भी हो सकती है क्योंकि ऐसी ऐसी टर्म्स का जो इसने समेशन बोला है ना वो इन्फिनिटी से कम है, यानी ज़रूरी नहीं है ये इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिट तो खैर आएगा ही नहीं। तो ये टर्म जो है इक्वल भी हो सकती है, लेकिन अगर छोटी की बात करो तो ये वाली छोटी होगी इससे। सो दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म। ये क्या है? इन्फिनिटी से कम है क्योंकि यहाँ से आ गया, ये भी इन्फिनिटी से कम, ये भी इन्फिनिटी से कम, तो ये भी पूरी इन्फिनिटी से कम हो गई। इसका मतलब ये कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करती है मतलब कहीं जाके स्टॉप हो जाती है, फाइनाइट है, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। देखो सिंपल सी बात है, इन्फिनिटी से कम है यानी इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है ना, यानी फाइनाइट वैल्यू है यानी इसको हम निकाल सकते हैं। इन्फिनिटी वैल्यू है तो वो तो आज तक किसी ने देखी नहीं, तो इन्फिनिटी आ जाता तो हम कहते डिफाइन नहीं कर सकते हम इसको। लेकिन डी एक्स वाई इन्फिनिटी से कम है यानी फाइनाइट आया है कुछ, तो ये फाइनाइट है और वेल डिफाइंड है, काम खत्म। अब हम चलते हैं हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ पे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी ये इन्हें प्रूव नहीं की हुई है, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो जैसे हम अभी तक करते आए हैं। हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और 0 कब होगा? अगर वो इक्वल हो जाए। और तीसरी चीज़ क्या थी? डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स के बराबर होगा। मेन चीज़ है अब फोर्थ की। फोर्थ में क्या है? 3, देखो 3 लेनी पड़ती है ना हमें। डी एक्स वाई ये है, अब इसमें z1 ही माइनस कर दो, z1 ही ऐड कर दो, फिर इनको अलग अलग कर लो।
x1 माइनस जेड एन की पावर पी उसकी पावर 1/p। ऐसे यहाँ पे मिन कॉस की इनक्वलिटी कहती है ना, अलग अलग कर सकते हो आप। ये क्या है डी एक्स जेड, ये क्या है डी जेड वाई। सो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। सो ये मेट्रिक है और ये मेट्रिक स्पेस है। अब जो काम हमने बाउंडेड सीक्वेंस के लिए किया था, अब बाउंडेड है तो कुछ ना कुछ तो वैसा ही होगा, कुछ तो सेम होगा। अब कोई भी फंक्शन जो है हमने ए बी से आर पर डिफाइन कर दिया। बाउंडेड फंक्शन कब है वो, इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू चाहे कुछ भी आए, लेकिन कोई नंबर के ऐसा जरूर होना चाहिए कि उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो लेकिन उस के से तो हमेशा ही लेस देन इक्वल होगी, तभी हम कहेंगे वो बाउंडेड फंक्शन है। अगर ऐसा कोई के हमें मिल ही नहीं रहा कि उसकी वैल्यू हमेशा ही उस के से कम रहेगी, तो वो बाउंडेड कैसे हुआ, वो तो अनबाउंडेड फंक्शन हो गया, इन्फिनिटी तक वैल्यू चली गई। नंबर तो तभी मिलेगा ना जब वो इन्फिनिटी के इक्वल नहीं आ रहा। सोच सकते हो ना, क्योंकि इन्फिनिटी तो हम मानते ही नहीं है कि हम उसको ढूंढ सकते हैं। यानी सिंपल से कहने का मतलब ये होता है वो इन्फिनिटी को अप्रोच ना करे, यानी इन्फिनिटी से पहले ही मुझे कोई नंबर इस टाइप से के मिल जाए कि इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा उस के से लेस इक्वल हो। बात करते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में क्या है, एक्स आपको सेट दिया है ऑल रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शंस का, इस पर डिफाइन है। अब क्या है ये एफ जी माइनस जी एक्स, उनका सुप्रीमम ले लो। यानी देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हो ना यहाँ पे। जैसे मान लो एफ एक्स है ना, तीन तीन पॉइंट्स पे निकाल सकते हो, तो 1 2 3, और ऐसे ही जी जो है वो 3 पॉइंट्स पे निकाल सकते हो 1 2 3। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, तो 1 पे निकाल लो f1 माइनस जी वन, 2 पे निकाल लो f2 माइनस जी टू, 3 पे निकाल लो f3 माइनस जी थ्री। 3 वैल्यूज आई, उनमें जो सुप्रीमम है बड़ी से बड़ी है वो आंसर आ जाएगा। इस टाइप से डिफाइन है, मेट्रिक प्रूव करना है आपने इसको। तो नॉर्मल सी बात है, इनका सुप्रीमम इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस प्लस सुप्रीमम ऑफ दिस, ये तो हमें पता है। एडिशन में जो है वो सुप्रीमम वो लेस देन इक्वल टू हो जाता है, जो हम अलग अलग कर देते हैं। यहाँ माइनस हो या प्लस, यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा। अब डी एफ जी क्या है, इसके इक्वल था, लेकिन ये दोनों क्या है, इन्फिनिटी से कम है। मत क्यों है, बाउंडेड फंक्शंस का सेट है और एफ एक्स और जी एक्स आपने उस सेट से ही लिए हैं, तो बाउंडेड है, यानी दोनों इन्फिनिटी से कम है। ये भी इन्फिनिटी से कम, ये भी इन्फिनिटी से कम, तो इनका सम भी इन्फिनिटी से कम, और सम है किसके इक्वल, इसके। सो डी एफ जी इज लेस देन इन्फिनिटी, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी से कम है, वही काम हमने पहले किया था, इन्फिनिटी से कम है यानी इसकी वैल्यू फाइनाइट है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो वो वेल डिफाइंड है। अब प्रॉपर्टीज देखो, हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, वो तो ऑब्वियसली मॉडुलस फंक्शन है, यानी नॉन नेगेटिव वैल्यूज का सुप्रीमम भी नॉन नेगेटिव ही होगा। 0 कब होगा, अगर ये सुप्रीमम 0 है, यानी हर कोई 0 है, यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स 0 के इक्वल है, यानी एफ जी के इक्वल है। ठीक है, यानी जो फंक्शन है ना वो 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ वो वैल्यूज ही क्या है, इक्वल है। तीसरी चीज क्या कही, डी एफ जी इक्वल टू डी एफ जी एफ हो जाएगा, बस चेंज कर दो। फोर्थ क्या है, वही हमने किया था, एच एक्स, कोई एक एच एक्स ले लो, वही ऐड कर दो, वही सब्ट्रैक्ट कर दो, सुप्रीमम अलग अलग कर लो। ये क्या है एफ एच, ये क्या है एच जी, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो इसका मतलब ये क्या है, मेट्रिक है। अच्छा, हर इसका भी एक नाम है, सुप्रीमम मेट्रिक, या फिर आप कह सकते हो इन यूनिफॉर्म मेट्रिक, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना। अब एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आता है, इंड्यूस्ड मेट्रिक। देखो हम क्या करते थे, एन एक नॉन एम्प्टी सेट होता, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट होता था और टी मेट्रिक था। अब इसमें एक जरा सा कॉन्सेप्ट क्या आया है, डी स्टार के नाम से, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मेट्रिक। यानी सिंपल सी बात है, यानी इस डी का यूज करके, इस डी मेट्रिक का यूज करके कोई दूसरा मेट्रिक बनाना उसी सेट के ऊपर, उसको बोलते हो आप इंड्यूस्ड मेट्रिक। नाम से पता चल रहा है, डी से इंड्यूस होने वाला, डी की हेल्प से बनने वाला मेट्रिक उसी सेट के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेट्रिक डिफाइन कर दिया डी एक्स वाई इक्वल टू 2, तो इसकी हेल्प से अगर मैं कोई दूसरा डिफाइन कर दूं कि जो डी स्टार एक्स वाई है ना वो 3 इंटू डी एक्स वाई ही रहेगा हमेशा, तो ये क्या है, उस सेट के ऊपर इंड्यूस्ड मेट्रिक है, यानी डी मेट्रिक की हेल्प से मैंने उसको इंड्यूस किया है। ठीक है, न्यू मेट्रिक डी स्टार हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन मेट्रिक, एंड द न्यू मेट्रिक इज नोन एज मेट्रिक इंड्यूस्ड बाय डी। एग्जाम्पल्स देखो,
डी स्टार डिफाइन कर दिया इसने मिनिमम ऑफ 2 एंड डी एक्स वाई, यानी जो डी एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी ना और जो 2 है, इनमें से जो मिनिमम है वो वैल्यू आ जाएगी डी स्टार एक्स वाई की। तो डी एक्स वाई की हेल्प से ही हमने इसको इंड्यूस किया है ना उसी सेट पे। तो शो दैट डी स्टार इज ए मेट्रिक, मेट्रिक प्रूव करना है। अब एक बात बताओ, मिनिमम है या तो 2 ही आएगी वैल्यू इसकी या फिर डी एक्स वाई आएगी। 2 क्या है, ये भी नॉन नेगेटिव है, और डी एक्स वाई क्या है, डी तो मेट्रिक है, ये मेट्रिक स्पेस है, यानी डी तो मेट्रिक है ही, यानी चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, यानी डी एक्स वाई क्या होगा, ये भी नॉन नेगेटिव होगा। तो इन दोनों में से एक ही वैल्यू आएगी और दोनों की दोनों नॉन नेगेटिव है, तो ये भी तो नॉन नेगेटिव हुआ। दूसरा, ये जीरो कब होगा, अगर इनका मिनिमम जीरो है। अब इनका मिनिमम जीरो का मतलब क्या है, ये तो वही बात होगी ना, दो चीजें हैं, उनका मिनिमम जीरो है और ये जीरो है नहीं, तो जीरो कौन है, ये ही तो है। यानी ये मिनिमम जीरो कब होगा, अगर डी एक्स वाई जीरो हो गया, और डी एक्स वाई जीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि डी क्या है, एक मेट्रिक है। तीसरी जब हम बात करें डी स्टार एक्स वाई क्या हो जाएगा, डी स्टार वाई एक्स, बस चेंज कर दो। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, डी स्टार एक्स वाई क्या है, इनका मिनिमम है, ओ सॉरी ये रहा। हमें प्रूव क्या करना है कि जो डी स्टार एक्स वाई है ना वो लेस देन इक्वल टू है डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई के। अब एक चीज तो आपने देख ली, डी स्टार एक्स वाई क्या था, 2 का, और इसका मिनिमम था, यानी कुछ भी हो या तो वो 2 से भी और इससे भी लेस देन इक्वल टू तो हमेशा ही होगा। यानी अगर डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू आ जाती है 2, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी, यानी वो इसके तो इक्वल हो जाएगा और इस डी एक्स वाई से लेस देन इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है ना। और अगर मिनी वैल्यू आ गई डी एक्स वाई, तो डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये 2 से क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू। यानी कहने का मतलब क्या है, कुछ भी वैल्यू आए चाहे, लेकिन डी स्टार एक्स वाई हमेशा ही लेस देन इक्वल टू रहेगा 2 के भी, और हमेशा ही लेस देन इक्वल टू रहेगा डी एक्स वाई के भी। ना तो 2 केसेस अराइज, 2 केसेस यहाँ पे अराइज होते हैं, या तो देखो यही है मैंने कहा था, या तो जो डी स्टार एक्स ये जो दोनों वैल्यूज हैं या तो 2 आएंगी या 2 नहीं आएंगी, जो एक्स जेड और जेड वाई है, या तो वो 2 आएंगी या 2 नहीं आएंगी। अगर 2 आ जाती हैं तो इनका सम क्या हो जाएगा, 4, और डी स्टार एक्स वाई क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो डी स्टार एक्स वाई तो है वो 2 से इक्वल है या 2 से भी छोटा है, और इनका सम क्या आ रहा है, 4, तो ऑब्वियसली डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू ये टर्म, क्योंकि ये तो है 4 और ये आप कह रहे हो 2 के इक्वल है या उससे छोटी है, तो ऑब्वियसली दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। बात है सेकंड केस की, जब ये 2 के इक्वल नहीं है, जब ये 2 के इक्वल नहीं है यानी इनका मिनिमम 2 नहीं आ रहा, तो मिनिमम अगर 2 नहीं आ रहा तो कौन आएगा, डी आएगा, यानी डी स्टार एक्स जेड इज इक्वल टू डी एक्स जेड एंड डी स्टार जेड वाई इक्वल टू डी जेड वाई। अब देखो ये तो आपको पता है यहाँ से कि डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी जेड एक्स वाई, लेकिन डी मेट्रिक है तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। ऊपर हमने देखा ये किसके इक्वल है, इसके, और ये किसके इक्वल है, इसके। इसका मतलब ये किससे लेस देन इक्वल टू आ गया, इसके और इसके सम के। 2 केस लिए थे, दोनों में ही हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिखा दी, तो डी स्टार क्या बन गया, मेट्रिक बन गया। 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन में क्या कहा, ये मेट्रिक स्पेस है, के कोई नंबर है रियल और पॉजिटिव, तो जो डी एक्स डी के है इज अ मेट्रिक स्पेस। आपने ये प्रूव करना है एक्स डी के मेट्रिक स्पेस होगा, जहाँ पे डी के इसने इस टाइप से डिफाइन किया है, डी एक्स वाई को के से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ईजी है। के क्या है, डी एक्स वाई की जो भी वैल्यू है उसको के से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा हमारा इंड्यूस्ड मेट्रिक डी के। इसको आपने मेट्रिक प्रूव करना है। के हमेशा ही रियल और पॉजिटिव है, तो और डी एक्स वाई क्या है, नॉन नेगेटिव है, क्योंकि डी मेट्रिक स्पेस है, सॉरी डी मेट्रिक है, तो डी के जो है वो इसके इक्वल है, इसलिए ये चीज़ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि जो के है वो भी रियल और पॉजिटिव है, और जो डी एक्स वाई है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू है ही, क्योंकि ये मेट्रिक है। ऐसे ये इक्वल 0 कब होगा, जब ये 0 है। ये क्या है, पॉजिटिव बोला था इसने, यानी 0 नहीं हो सकता ना के, तो कौन है 0, डी एक्स वाई। ये 0 है यानी एक्स इक्वल टू वाई है, क्योंकि डी मेट्रिक है। इफ एंड ओनली इफ वाली चीज़ है ये। थर्ड, इसको बस आगे पीछे कर लो, आंसर आ जाएगा। फोर्थ में क्या है, डी के एक्स वाई क्या होगा, के डी एक्स वाई, बट ये किससे लेस है,
जो डी एक्स वाई है वो किससे लेस है, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से, क्योंकि डी मीट्रिक है कि ये तो साथ में वैसे मल्टीप्लाई में चल रहा है। देखो अब देखो, मैं के को अलग अलग कर लेती हूँ, के डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई। ये क्या है, डी के एक्स जेड, ये क्या है, डी के जेड वाई। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, यानी ये लेस देन इक्वल टू है इनके सम के। तो डी के मेट्रिक हो गया और ये मेट्रिक स्पेस। ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी, लास्ट एग्जाम्पल हमारे इस लेक्चर का क्या है, अगर एक्स डी मेट्रिक स्पेस है और एक्स वाई जेड एक्स के पॉइंट्स है, तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई के। बस थोड़ा सा हमें माइंड का हमारा यूज़ करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू होता है ना डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड के। अब एक बात आपको पता है कि डी वाई जेड और डी जेड वाई सेम होते हैं, क्योंकि डी मेट्रिक है। तो मेट्रिक में तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, डी वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड वाई। यानी अब हम ये कह सकते हैं डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी जेड वाई। वाई जेड को जेड वाई में चेंज करने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको वाई जेड नहीं मिल रहा है, डी जेड वाई मिल रहा है, तो उसको इसमें चेंज कर देंगे। यानी ये चीज़ इससे लेस देन इक्वल टू आ गई। चाहिए क्या आपको, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, तो इसको इधर माइनस में ले आओ। डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, आ गया। अगेन एक तो आ गई फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से, दूसरी देखो। अब बात करते हैं डी जेड वाई, यहाँ थी एक्स जेड और यहाँ लेंगे जेड वाई। ये किससे लेस होगा, बीच में एक्स ले लो, डी एक्स जेड सॉरी डी जेड एक्स प्लस डी एक्स वाई। अब हमें ये देखो इसमें क्या लेना है, एक्स जेड लेना है, तो जेड एक्स को एक्स जेड में चेंज कर दो, मेट्रिक है तो ये इक्वल होंगे, तो हमने कर दिया। अब देखो आपको क्या चाहिए, एक साइड जेड वाई चाहिए और एक्स जेड चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, डी जेड वाई माइनस डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू दिस, माइनस इसका कॉमन ले लो, तो ये चीज़ लेस हो जाएगी। अब फर्स्ट और सेकेंड से आप क्या लिख सकते हो, दिस टर्म, ये जो इसका नेगेटिव है ना, ये उससे तो बड़ा है और वो इस वैल्यू से भी बड़ा है, यानी इसके पॉजिटिव से भी बड़ा है, इसके नेगेटिव से भी बड़ा है। इसका मतलब इनके मॉडुलस से तो बड़ा होगा। मैं कह रही हूँ 5 है, वो 4 से भी बड़ा है और -4 से भी बड़ा है। तो जो 4 और -4 को अलग अलग लिखने की बजाय मैं मॉडुलस ले लूँ, यानी डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई का मॉडुलस जो है वो भी तो लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई होगा। बस यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये जो छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, ये सेमी मेट्रिक स्पेस पे ही बेस्ड है, तो उसको हम कल ही करेंगे। तब तक यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।